दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज़ जिसमें आज हमारी चौथी सीरीज है, फोर्थ क्लास है। और उसमें हम इस जो क्लास है आपको बता दें कि इसमें हम डेली जो न्यूज़पेपर हमारे होते हैं उनमें जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी खबरें होती हैं हमारे महत्व की परीक्षा की दृष्टि से उसे हम क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में तब्दील करके आपके सामने लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल आज की क्लास का। देखिए, कल की अखबारों की ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर कल के अखबारों की है, ध्यान दीजिए। पहला, आपने देखा ही है, लगातार आप देख ही रहे हैं कि ये देखिए, जो 30 जुलाई को हमने निसार मिशन भेजा है और उसके 3 दिन 4 दिन पहले से जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं लगातार इस बात को खुशी जाहिर करते रहे और इस बात की सूचना देते रहे कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है हमारे निसार मिशन के बारे में। तो हमने पहली क्लास में भी निसार मिशन को लेकर कुछ सवाल बनाए हैं, क्योंकि यह इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है। और जो हमारी अर्थ है उस अर्थ के बारे में अवलोकन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को जांचने के लिए, जो वाटर लेवल समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखने के लिए, बादल के फटने की घटनाओं को पहले से ही जानकारी ले लेने के लिए, इन सारी की सारी बातों पर ये काम करेगा। तो उसी पर हमने पहले भी एक सवाल बनाया है, आज उसी का दूसरा सवाल है। तो देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में चर्चाओं में रहे भारत और अमेरिका के संयुक्त मिशन निसार के संबंध में विचार करें। तो देखिए, पहला जो वनडे एग्जाम में जो डायरेक्ट सवाल आ सकता है, पहला तो ये कि जो निसार मिशन है ना दोस्तों, ये किस किस का है? ये भारत और अमेरिका का है। एक सवाल तो यहां से क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। अगला सवाल, यह सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में पहला जीएसएलवी मिशन है। अभी तक सभी जीएसएलवी मिशन जियो सिंक्रोनस भू समकालिक कक्षा में ही किए गए हैं। जटिल थोड़ा सवाल आपको लग सकता है, ऑप्शन जटिल लग सकता है। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखो, जीएसएलवी जो है ना, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जब हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा, तो ये अर्थ है, ये अर्थ है। और अर्थ के घूमने के साथ साथ जिस गति से अर्थ घूमे उसी गति से सैटेलाइट भी घूमता रहे। तो मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट है, ये घूम रहा है, और ये आपका, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। तो अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे सैटेलाइट घूम रहा है। तो एक जगह की समस्त जानकारी कोई एक सैटेलाइट लेता रहेगा, उसे हम कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो मतलब पृथ्वी, सिंक्रोनस मतलब उसके साथ तालमेल बैठा के, लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने वाला यान कहेंगे जीएसएलवी। एक बात हुई। तो क्या कहा कि जी पहला जीएसएलवी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहला जीएसएलवी है जिसने सूर्य की सिंक्रोनस यानी कि सन सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षा में ये सैटेलाइट भेजा है। पहली बात तो ये है। अभी तक जितने भी जियो जीएसएलवी मिशन है वो जियो सिंक्रोनस कक्षा में भेजे गए। यहां देखिए कि दिस इज द फर्स्ट जीएसएलवी मिशन इन द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एंड ऑल जीएसएलवी मिशन हैव बीन कैरिड आउट इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सो फार। अर्थात अभी तक सूर्य के साथ तालमेल करने वाला इस कक्षा में, जो पोलर कक्षा है, इसमें पहला मिशन भेजा गया है जीएसएलवी F-16 के द्वारा निसार मिशन को लेकर। ये ऑप्शन पहला हमारा ठीक है। चलिए, अगर आप भूल भी जाओ तो आप इतना ध्यान रखना कि जीएसएलवी F-16 से हमने ये मिशन भेजा है, निसार मिशन। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसकी विशेषता है कि यह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की 3D तस्वीर प्रदान करेगा। हाँ, पृथ्वी की जो जमीन है, हमारी जो धरती है, धरती के ऊपर जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, उसकी जानकारी देगा और बर्फ की 3D तस्वीर प्रदान करेगा। बिल्कुल ठीक है। बर्फ की तस्वीर देने का मतलब क्या है कि बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर कैसे लगातार पीछे हट रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वो सारी सूचना भी हमें ये देगा। और साथ ही यह रात के अंधेरे में बादलों और हल्की बारिश के मौसम में भी तस्वीर लेगा। अरे यही तो खास बात है इस मिशन की, कि ये रात का अंधेरा हो या दिन की रोशनी हो, बारिश पड़ रही हो, तूफान आ रहा हो, किसी भी पर्यावरणीय, किसी भी जलवायु स्थिति में, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, कोई भी एनवायरमेंटल जो है
ऊपर नीचे हो रही हो परिस्थिति, उन सभी में ये तस्वीरें लेगा। ये इसकी विशेषता है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरी बात है, यह एक एक्टिव रडार सिस्टम से युक्त है, जिसकी अपनी स्वयं की रेडियो या माइक्रोवेव सिग्नल उत्सर्जित करने की क्षमता होती है और इस पर परंपरागत रडार सिस्टम से अलग बनाती है इसको। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ध्यान से समझिए। रडार सिस्टम क्या होता है कि किसी जगह से किसी जगह से कोई किरणें कहीं भेजी गई, कहीं किरणें भेजी, वो किरणें जैसे ही वहां से टकराकर वापस आई, वो रडार ने पकड़ ली और उन किरणों के आधार पर रडार ने यह जानकारी लगाई कि ये कोई चीज कहां पर होगी, कोई चीज कहां पर होगी। एक बात। अब हम कह रहे हैं कि इसमें क्या है, एक्टिव रडार कैसी है कि ये खुद ही वेव्स को भेजेगा, खुद ही किरणों को भेजेगा और किरणों को भेजकर इसी की किरणें जब इसी के पास वापस आएंगी तो ये उनको उन किरणों को एब्जॉर्ब करके उनका अवलोकन करेगा और देखेगा कि क्या परिस्थिति कहां पर हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें दो तरह के बैंड लगे हैं, दो तरह के फ्रीक्वेंसी जो हमारी उसके बैंड लगे हैं, जिसको एक को एस बैंड कह रहे हैं, एक को एल बैंड कह रहे हैं। जो इसरो है उसने एस बैंड लगाया है। एस बैंड का मतलब है कि जो हमारी शॉर्ट वेव तरंगे हैं, शॉर्ट वेव जाएंगी वापस आएंगी और उनको अवलोकन कर लेगा। एक एल वेव बैंड है जो एल एल तरंगे लॉन्ग वेव जाएंगी, लॉन्ग वेव जाने के बाद जो वापस आएंगी उनको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उनसे जो भी परिणाम निकलेंगे वो बताए जाएंगे। तो तीन बातें आप ध्यान रखिए। पहली बात, इसमें एक एक्टिव रडार लगा है। इससे क्या समझे एक्टिव रडार लगने से? इससे आप ये समझ रहे हैं कि भैया ये खुद ही तो किरणों को छोड़ेगा और खुद ही किरणों से को वापस लेगा। मान लेते हैं कि ये रडार लगा है, इसने यहां से छोड़ी, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, छोड़ने के बाद किरणें वापस आई, तो ये देखेगा ना कि कैसे कैसे क्या बन रहा है यहां पर। एक तो एक्टिव रडार है, दूसरा है कि रात के अंधेरे में भी यह काम कर सकता है और तीसरा है कि यह सन सिंक्रोनस सूर्य समकालिक पोलर ध्रुवीय कक्षा में इंस्टॉल किया गया है। ये तीन बातें इस सवाल को लेकर बड़ी खास हैं और बहुत बेसिक बात, इस सारी डिटेल में ये ना भूल जाएं कि जो निसार मिशन है ये कौन सा मिशन है। इसे हम कहेंगे अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए चलाया गया एक मिशन है। एक बात। और दूसरी बात कि निसार मिशन भारत और अमेरिका का है। आपके जो छोटा कोई मतलब वनडे एग्जाम होगा उसमें ये पूछ भी सकता है कि भैया ये निसार मिशन किस किस देश के बीच है। एक बात यहां से हम समझ गए हैं। दूसरी बात, दूसरा सवाल लेंगे। इस सवाल को भी हम पीछे एक बार इस तरह के सवाल को कवर कर चुके हैं। हमने देखा है कि हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमाई विवाद है। दरअसल दोस्तों क्या है कि थाईलैंड जो है ना, वो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो थाईलैंड कभी गुलाम नहीं रहा और उसका जो पड़ोसी देश है कंबोडिया, कंबोडिया गुलाम रहा है फ्रांस का। जब फ्रांस यहां से कंबोडिया को 1954 में छोड़कर जा रहा था तो उसने इन दोनों देशों के बीच में एक बाउंड्री खींची। उस बाउंड्री को थाईलैंड ने मान्यता नहीं दी और उसी बाउंड्री पर आज भी विवाद है, उसी बाउंड्री पर आज भी विवाद है। इसी बाउंड्री पर एक ट्रायंगल पड़ता है जिसे हम एमरेल्ड ट्रायंगल कहते हैं। और एमरेल्ड ट्रायंगल क्योंकि एक बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए दोनों देश उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए विवाद का बिंदु बना हुआ है। हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले, अब तो खैर देशों ने बीचों बीच में आके उसमें इनका समझौता करवा दिया दोनों देशों का, लेकिन आगजनी हुई, कई सारे लोग मारे गए, 24-25 लोग मारे गए। तो ऐसा देखा गया कि वहां एक मंदिर है जो इसका एक सिएप रीप करके जगह है, सीएम रीप करके जगह है कंबोडिया की, और वहां एक मंदिर है जिसको प्री विहार मंदिर कहा गया। ये जो प्री विहार मंदिर है ना, इस पर लंबे समय से थाईलैंड अपना कब्जा जताता रहा है। अब तकलीफ क्या है, ये बात भूल भुलैया भी हो गई थी, लेकिन 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, थाईलैंड ने फिर से इस पर अपना कब्जा जताना, अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इसी मंदिर को लेकर अभी जो है फिर से तनातनी देखी गई। तो आपके आर्ट एंड कल्चर के सवाल में इस तरह का सवाल, करंट ओरिएंटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हो रहे हैं? पहला
कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता देते हैं? नहीं भाई, महायान शाखा को मान्यता नहीं देते, ये हीनयान शाखा को मान्यता देते हैं। और हीनयान जो है ना, हीनयान है बौद्ध धर्म की वह शाखा जिसमें वो जो महात्मा बुद्ध है उसको ईश्वर ना मान के एक व्यक्ति मानते हैं, एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, ईश्वरवादी दृष्टिकोण नहीं है। और दूसरी बात, उसमें वो उनकी जो महात्मा बुद्ध है उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं करते। तो हीनयान में बात क्या आती है? हीनयान बौद्ध धर्म की एक शाखा हुई जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें वो ईश्वर नहीं मानते हैं, किसको? महात्मा बुद्ध को। इसी के लिए एक टेक्निकल शब्द होता है स्थविरवादी, स्थविरवादी। और ये जो स्थविरवादी है ना, धीरे धीरे इसका चेंज होता रहा और ये शब्द बना थेरवादी, थेरवादी। तो अगर ये पूछा जाए कि थेरवादी कौन है, तो थेरवादी बौद्ध धर्म की ही हीनयान शाखा से संबंधित लोग हैं। लगभग देखो, भारत में तो लगभग 2% भी बौद्ध नहीं रहे हैं। भारत से ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और भारत में बौद्ध धर्म समाप्त होने की स्थिति में है। थाईलैंड की 95% आबादी हीनयान जो थेरवादी बौद्ध शाखा है उसको मानती है। तो हमने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध धर्म की महायान को शाखा को मानेंगे? नहीं भाई, महायान शाखा को नहीं, हीनयान या थेरवादी शाखा को मानेंगे। एक बात। दूसरी बात, प्रिय विहार मंदिर और अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया के सीएम रीप क्षेत्र में है। ये बिल्कुल सही बात है, सीएम रीप क्षेत्र में है। किसी बड़ी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो सीएम रीप क्षेत्र है ये कहां है? क्या ये दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है? क्या ये मध्य एशिया का क्षेत्र है? इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा, प्रिय विहार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और अंकोर वाट का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों ये ऑप्शन ना आगे पीछे हो गया है। जो प्रिय विहार मंदिर है जिसको लेकर तनातनी हुई वो शिव को समर्पित है और जो ये अंकोर वाट का मंदिर है ये विष्णु को समर्पित है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगली बात, दोनों देशों के बीच पटनी बेसिन को लेकर भी विवाद है और यह थाईलैंड की साख खाड़ी में अवस्थित एक हाइड्रोकार्बन समृद्ध क्षेत्र। बहुत खास सवाल है भाई, पूछा जाएगा पट्टनी बेसिन। पट्टनी बेसिन कहां है? तो आप बताएंगे पट्टनी बेसिन थाईलैंड की खाड़ी में है और दोनों देश चाहते हैं कि यहां से हम प्राकृतिक गैस को निकालें, यहां से पेट्रोलियम को निकालें। उसको लेकर दोनों देशों की तनातनी है। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता है और पहला ऑप्शन तो गलत है ही। दूसरा ऑप्शन आपका जो है तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आ, हाल ही में चर्चाओं में रहे विवाद में कथनों पर विचार करें तो कौन से ऑप्शन ठीक हैं? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा ऑप्शन जो है सीएम रीप द्वीप में बी ठीक है और डी ठीक है, बी और डी ठीक है। सी क्यों गलत है? क्योंकि प्रिय विहार मंदिर शिव को समर्पित है और अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है वो विष्णु को समर्पित है। 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाए गए ये मंदिर है। यहां पर खसेर करके एक राजा, खसेर वंश यहां हुआ है और उसी राजवंश की जो वास्तुकला आर्किटेक्चर है दैट इज सीन इन दिस एरियाज, जो यहां दिखाई देती है। ओके, ये बात यहां से हुई। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते, देखिए समझिए, ये सवाल भी कल की खबरों का ही है कि हाल ही में उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला एक सवाल बनाएंगे कि प्रलय क्या है? क्या ये एक टारपीडो है? क्या ये एक मिसाइल है? क्या ये एक पनडुब्बी है? क्या ये एक छोटा हल्का विमान है? तो आप कहेंगे प्रलय एक तरह की मिसाइल है। तो इसके ऑप्शन देखें। प्रलय सतह से हवा में मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। गलत कथन का चुनाव करना है ना। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इस बात को समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? देखो दोस्तों, क्रूज मिसाइल कहें या बैलिस्टिक मिसाइल कहें, दो अलग अलग बातें होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है कि आप यहां हैं और यहां आपको किसी चीज को हिट करना है, ये आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य पर आपको हिट करना है। तो यहां से पहले ये मिसाइल ऊपर जाएगी,
पहले मिसाइल ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद फिर ये मिसाइल नीचे आती है यहां। तो एक बार छोड़ने के बाद आप इस मिसाइल को ऊपर जाने के बाद आपने छोड़ा, छोड़ने के बाद यहां से फिर ये नीचे की तरफ आती है, इसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसकी तुलना जब क्रूज मिसाइल से करते हैं तो वह इतनी ऊपर नहीं जाती, उसका यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से मिसाइल जानी है तो सीधे वो चलती है और पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर वो चलती है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो पथ होता है वह प्रक्षेपित पथ होता है, उसका जो पैराबोलिक पाथ होता है, परवलयाकार पाथ होता है। पहले ये जो रॉकेट की तरह ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर जाकर फिर जाके ऊपर से नीचे अटैक करती है। तो हमने कहा कि ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ इसमें बैलिस्टिक और क्रूज के दोनों के गुण पाए जाते हैं और ये हवा से सतह में मार करने वाली है। इसकी रेंज, मारक क्षमता जो है वो 150 से 500 किलोमीटर तक होती है, बात ठीक है। और यह 500 से 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक या विशेष वारहेड, विशेष वारहेड का मतलब है कि पारंपरिक हो, परमाणविक हो, मतलब एटॉमिक हो, किसी भी अन्य प्रकार का जो हमारा बारूद है कहेंगे एक तरीके से, जो हम सामान जिससे हम क्षति पहुंचाना चाहते हैं उसको हम ट्रेडिशनल हो चाहे वो कोई स्पेसिफिक हो, दोनों वॉरहेड्स को ले जाती है। यह मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, बिल्कुल मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसका मतलब है कि ट्रक के पीछे हम एक ऐसा स्थल बनाएंगे जहां से हम एक जगह से दूसरे जगह से इसको मूव कर सकते हैं। ये इसकी विशेष पहचान है। यह मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों में उपयोगी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल उपयोगी हो सकती है। क्यों उपयोगी हो सकती है दोस्तों? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करने में हमें जहां आतंकी हैं उनके हिसाब से अपनी जगह को शिफ्ट करना होगा। और मोबाइल लॉन्चर है तो हम एक जगह से अपने ट्रक को, जिसमें मोबाइल ये हमने लगाई गई है मिसाइल, एक जगह से घुमाकर दूसरी जगह ले जाएंगे। तो इसके लिए कोई सैन्य अड्डे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जहां सैन्य अड्डा, जहां हमने एक सैन्य कैंप, सैन्य बेस बनाया है, वहीं से ये, या एयर बेस बनाया है, वहीं से दागी जाएगी। तो तीनों ही बातें इसके बारे में ठीक है। कौन कौन सी बात ठीक है, आपको ध्यान क्या रखेंगे? एक तो मोबाइल लॉन्चर से पारंपरिक और विशेष वारहेड ले जा सकती है, 150 से 500 इसकी कितनी क्षमता है, और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, यहां से आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये फिर से निसार के बारे में है। आई थिंक निसार के बारे में, देखो क्या कहता है। हाँ, वो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था ना, वो सारी बातें फिर से डिस्कस हो रही हैं इस सवाल में। ये सारी बातें काफी रिसर्च करके बनाई गई हैं, तो इसमें कुछ बातें हम अखबार से लेते हैं और कुछ बातें हम क्या करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं ताकि ये सवाल पकड़ में आ जाए। तो देखिए क्या कहते हैं। पृथ्वी पर नजर रखने वाला सैटेलाइट जिसका नाम है निसार को GSLV F-16 के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करना मतलब लॉन्च किया जा रहा है, लॉन्च को ही हिंदी में प्रक्षेपित किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को आपको चुनना है। तो आइए विचार करते हैं। पहला, इस उपग्रह का जो स्कैन चक्र है वो 12 दिन का होगा, अर्थात यह प्रत्येक 12 दिन में पूरी पृथ्वी की एक बार तस्वीर ले लेगा। और कहने का क्या मतलब है कि ये जो उपग्रह है ना, इसको पूरी अर्थ को कवर करने में 12 दिन लगेंगे। 12 दिन का मतलब है कि अर्थ पर कहाँ वनस्पति घट रही है, कहाँ वाटर लेवल बढ़ गया है, कहाँ ह्यूमिडिटी कम है, ज्यादा है, कहाँ बादलों के फटने की संभावना है, इन सारी की सारी एक अर्थ को, अर्थ के एक बार चित्र लेने में इसको 12 दिन लगेंगे। ठीक बात है, ये तो कल की खबरों में था। इसमें इसरो के द्वारा स्थापित लंबी, लंबी मतलब लॉन्ग, लॉन्ग वेवलेंथ, इसको लॉन्ग, लॉन्ग बैंड कह रहे हैं, लॉन्ग बैंड वाली और एल बैंड वाली, इसमें इसरो के द्वारा स्थापित एल बैंड वाली वनस्पतियों और चट्टानों जैसी संरचनाओं के साथ इंटरेक्ट करके उनकी स्थिति का पता लगाती है। क्या कह रहे हैं? इसरो के द्वारा स्थापित है एल बैंड, और जो स्थापित है ना एल बैंड, ये क्या करता है? वनस्पति और चट्टानों जैसी संरचनाओं के साथ इंटरेक्ट करके उनकी स्थिति का पता लगाता है। हमने अभी बताया कि इसरो ने लगाया है एस बैंड, इसरो ने लगाया है एस बैंड, और ये एस बैंड क्या कर रहा है? ये एस बैंड पता लगा रहा है, वनस्पति और चट्टानों जैसी संरचनाओं के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनकी स्थिति का पता लगाएगा एस बैंड। एक बात,
दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात कि इसमें नासा द्वारा एस बैंड रडार सिस्टम, इसमें नासा द्वारा इसमें जो है नासा के द्वारा, तो यहां हमने देख रहे हैं कि ये इसरो का जो बैंड है ना, ये एस बैंड है, ये एल बैंड नहीं है, ये एस बैंड है। और फिर दूसरी बात हो रही है कि हमने आया कि नासा द्वारा एस बैंड लगाया गया है, एस बैंड रडार सिस्टम लगाया गया है, जो लघु तरंगों के माध्यम से पत्तियों और ऊपरी मिट्टी जैसी सतही विवरण का पता लगाती है। तो जो एस बैंड है ना भाई, ये करता तो वही काम है कि शॉर्ट वेव के माध्यम से पत्तियों को और ऊपरी मिट्टी के विवरण लेगा, उनके विवरणों का पता लगाएगा। लेकिन एस बैंड लगाया है इसरो ने, और एल बैंड लगाया है, एल बैंड लगाया है आपका जो ये है, एल बैंड लगाया है नासा ने। तो यहां ध्यान रखना है, इसको ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है पीसीएस की परीक्षा में कि इसरो ने लगाया है एस बैंड, एस बैंड, और जो नासा है उस नासा ने लगाया है एल बैंड, एल बैंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए, यह दुनिया का पहला एसएआर सिंथेटिक अपार्चर रडार है? नहीं, पहला नहीं है दोस्तों। 1990 के आसपास अमेरिका ने एक और सी सेट करके एक और ऐसा जो उपग्रह है वो भेज रखा है। तो ये पहला उपग्रह नहीं है, ये बात गलत यहां से हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलेंगे। आगे चलते हैं तो हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि हाल ही में भारत के अंडमान क्षेत्र में तेल के भंडार मिलने की संभावना है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान क्षेत्र में तेल के भंडार मिलने की संभावना है। पहली बात, यह हाइड्रोकार्बन क्षेत्र अंडमान निकोबार ऑफशोर बेसिन के गहरे समुद्र में स्थित है, जो बंगाल अराकान तलछट का हिस्सा है। हाँ, बंगाल अराकान तलछट का हिस्सा है। अराकान पर्वतमाला म्यांमार से होते हुए ऊपर हिमालय के दक्षिण में म्यांमार से होते हुए नीचे पहुंच जाती है हिंद महासागर में। और इसी हिस्से का, इसी पर्वतमाला के हिस्से में अब हम जानकारी ले रहे हैं कि शायद यहां पेट्रोलियम की अवस्थिति हमें मिल सकती है, उपस्थिति हमें मिल सकती है। और उस पेट्रोलियम से निकालकर दोस्तों 70% से ज्यादा ही हम अपने जो है तेल की जो जरूरतें हैं उनका आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे ही देश में कहीं तेल अगर पैदा हो जाएगा तो एक खुशी की बात है। लेकिन सवाल पूछा जाएगा कि ये तेल कहाँ पैदा हो रहा है, कौन सा राज्य है, कौन सा यूटी ऐसा है, तो हम बताएंगे यूटी अंडमान क्षेत्र है। अगर परीक्षा में यूटी दे रखा है तो पूछेगा भैया कहां पर है ये यूटी का कौन सा एरिया है, तो हम बताएंगे बंगाल अराकान का जो तलछट का हिस्सा है वहां है। यह बेसिन भारत म्यांमार टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है। यह खोज गुयाना मूवमेंट, इस खोज को गुयाना मूवमेंट कह रहे हैं। गुयाना मूवमेंट इसलिए कह रहे हैं भाई कि जो दक्षिण अमेरिका है उसका एक देश है गुयाना, और गुयाना में जिस तरीके से वहां तेल मिला, खनिज तेल मिला, हाइड्रोकार्बन के एरिया वहां हमने देखने को मिले, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई, पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई गुयाना की। और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो देखने लायक थी। तो भारत में ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में तेल का मिलना ऐसा ही होगा जैसा गुयाना में, गुयाना के पास जो पल आया था, गुयाना के पास जो मोमेंट आया था, उसी को हम कह रहे हैं गुयाना मोमेंट। उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं, तो तीनों कथन इस सवाल में ठीक हैं। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि गुयाना मोमेंट किससे संबंधित है, गुयाना ये मूवमेंट नहीं मूवमेंट है, कि गुयाना मूवमेंट किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे कि सर ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में मिलने वाली श्रृंखला है। एक बात। अगला सवाल यहां से अगला सवाल, चलिए छठा सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चुनाव करें। चलिए, पहला, फ्लाई एगारिक एक प्रकार की फंगस है जो लाल और सफेद धब्बेदार टोस्टूल का उत्पादन करता है। ये बात ठीक है। हाल ही में दैनिक जागरण नेशनल जो एडिशन है उसकी खबर थी लास्ट पेज की कि क्या ये एक फंगस है। फंगस जो हम सामान्य भाषा में जिसे हम फुई कहते हैं, जिसे हम कवक कहते हैं, कवक हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अचार है, अचार खराब हो गया तो उस पर व्हाइट व्हाइट कलर की जो
सफेदी आ जाती है, उसे हम फंगस कहते हैं। या कई बार उंगलियों के बीच में खारिश जो है वह भी फंगस का कारण है। या दाद जैसी चीजें भी फंगस का ही कारण बनती है बरसात के मौसम में। तो हम कह रहे हैं कि एक विशेष प्रकार की फंगस है जिसका नाम है फ्लाई एगारिक। और जो फ्लाई एगारिक है ना दोस्तों, ये लाल और सफेद धब्बेदार टोस्टूल का उत्पादन करती है, अर्थात एक प्रकार का ये एंजाइम है। ठीक है, करती है, बिल्कुल ठीक है। फ्लाई एगारिक एक प्रकार का फंगस है। फंगस तो है जो विशेष प्रकार से ठंडी जलवायु में पाया जाता है। हाँ, ठंडी जलवायु में पाया जाता है, जिसमें पेड़ों को कम पोषक तत्व मिलने वाली मिट्टी में जीवित रहने में मदद मिलती है। दोस्तों, जो ठंडी जलवायु होती है उसका खास विशेषता होती है कि तापमान कम होता है। तापमान कम होगा तो वहां मिट्टी में जो भी अवशेष होंगे, जो भी अपशिष्ट होगा, जो ह्यूमस होगा, उस ह्यूमस को डिसोल्व नहीं कर पाता बगैर तापमान के, क्योंकि कम तापमान होता है। वो ह्यूमस डिसोल्व नहीं होता। डिसोल्व नहीं होता तो डिसोल्व होने से ही तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता बनती है। डिसोल्व ना हो पाने पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पौधों को अपनी जड़ों से मिनरल्स कम मिलते हैं। तो ये जो फंगस है, एगारिक फंगस, ये जड़ों से जो पेड़ों को अपना पोषण चाहिए उनको पोषण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो बात ठीक हो गई। फ्लाई एगारिक पेड़ों की जड़ों के क्षेत्र को बढ़ाता है, जिसमें मिट्टी से अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करके ये पाने में सक्षम होते। तो बात ठीक होगी। क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं पेड़ की कोई जड़ है, ये जड़ है, इसका तो एरिया, जड़ ने जितना एरिया घेरा वो एरिया है। लेकिन अगर हम इस पर फंगस लगा दें, चारों तरफ ये फंगस, यहाँ एगारिक फंगस इसको घेर ले, तो जड़ का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जड़ का एरिया बढ़ते ही ज्यादा क्षेत्र से पोषक तत्वों को लिया जा सकता है और पौधे को अपनी आवश्यकता पूर्ति में सक्षम बनाया जा सकता है। ये बात भी ठीक है। फ्लाई एगारिक का पेड़ों के साथ संबंध परजीविता का होता है। दोस्तों, परजीविता का नहीं होता, गलत कथन का चुनाव करना है। सहजीविता का संबंध होता है। इट इज द रिलेशन ऑफ सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है वेयर टू ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो कोई अन्य हो, इंडिपेंडेंसी का रिलेशन रखते हैं। इंडिपेंडेंसी का रिलेशन का मतलब है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम पेड़ क्या कर रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं इसको रहने के लिए जगह, पेड़ दे रहे हैं इसको रहने के लिए जगह, अर्थात एक कई जगहों पर खाने के लिए कार्बन दे रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, पेड़ों की जड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो ये सहजीविता का संबंध हुआ। सिम्बायोटिक रिलेशन के लिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जो आपने सुना होगा कि जो प्रवाल द्वीप होते हैं, कोरल रीफ होते हैं समुद्र में, उनकी जो कमर है, उनकी कमर पर या उनके पूरे शरीर पर एक काई होती है, शैवाल होता है। उस शैवाल को हम जूजेंथली बोलते हैं। जूजेंथली उन पर चिपका होता है और जूजेंथली अगर उन पर ना चिपके तो वो समुद्र में डूब जाएगा या उसको लहरें कहीं बहाकर ले जाएंगी। तो जूजेंथली को तो प्रवाल पर चिपकने का फायदा ये होता है कि उसको पानी में स्थिरता मिलती है। और प्रवाल को इसका फायदा ये होता है क्योंकि ये शैवाल जो है हरे रंग का होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाने का पदार्थ मिल जाएगा किसको, प्रवालों को। इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, जो एगारिक फंगस और पेड़ों के बीच में दिखाई देता है। और परजीविता का संबंध क्या है दोस्तों, परजीविता का संबंध है पैरासिटिज्म जो है वह है कि एक जीव को, एक प्रजाति को लाभ हो रहा है और दूसरी प्रजाति को उसका नुकसान हो रहा है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे सर में किसी के जूं है, अब जूं से आपको तो नुकसान हो रहा है या किसी भी व्यक्ति को जिसके सर में जूं है उसे नुकसान हो रहा है, और जूं आपका खून चूस रही है उसको हो रहा है फायदा। तो एक प्रजाति को नुकसान और एक प्रजाति को फायदा हो, उस रिलेशन को हम परजीविता का रिलेशन कहते हैं। और यदि दोनों ही प्रजातियों को फायदा हो रहा हो, किसी को भी नुकसान ना हो, उसे हम सहजीविता कहते हैं। चलिए, आप समझे। तो इसमें यही हुआ गलत उत्तर। चलते हैं आगे, सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में खबर थी, कल की अखबारों की खबर थी कि जो बाघ है वो अपना जो अभ्यारण्य बनता है, जो सेंचुरी बनती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर 100 से भी ज्यादा बाघ मर गए हैं महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। उसको लेकर, उनको बचाने को लेकर एक खबर थी।
भारत में लगभग 52 से भी ज्यादा 58 है ये अभ्यारण्य जो है, 58 अभ्यारण्य इस समय हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो उस पर एक खबर है, देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, आईबीसीए जो है, उसकी स्थापना 2023 में की गई, भारत के द्वारा की गई। 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के द्वारा स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भारत में है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया था और 2023 में उसके हो गए हैं 50 साल। तो हमने कहा कि भारत के वो देश जहां जहां टाइगर और पाए जाते हैं, हम ही नहीं वो अन्य देश भी हमारे साथ शामिल हों, और शामिल होने के बाद इन टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए जो जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाएं। तो हमने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन होता है जिसमें सरकारें भी आ जाएं, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएं, जो भी दान देना चाहता है वो दान भी दे दें, इस तरह का। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया, 2023 में बनाया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया, अंडर ये जो हमारे जो 50, ये तो 50वीं वर्षगांठ थी, इसके तहत बना रहे हैं। इसका मुख्यालय भारत में है, ये बात ठीक हो गई। इसका उद्देश्य बिग कैट अलायंस के साथ प्रजातियों का संरक्षण करना है। भारत में केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो प्रजातियों में जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते। तो पूरे की पूरी दुनिया में 7 प्रजातियां बिग कैट की पाई जाती हैं, उनमें से 2 प्रजातियां, एक जगुआर और एक प्यूमा, भारत में नहीं पाई जाती। ये भी ठीक है। भारत में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 58 हो गई है और सबसे अधिक बाघों की मौत के मामले असम और मध्य प्रदेश में। यह सवाल गलत है भाई। बाघों की भारत में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 58 तो हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं वो आ रहे हैं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, असम में नहीं है। और अगली बात, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जा रहा है, ये बात ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने कहा आईबीसीए की स्थापना 2023 में भारत के द्वारा, मुख्यालय भारत में, 7 प्रजातियों को बनाने की बात है बचाने की, उनमें से 2 भारत में जैगुआर प्यूमा नहीं पाई जाती। भारत में जो बाघ अभ्यारण्य है उनकी संख्या 58 है, और अभी हाल ही में जो मौतें हो रही हैं वो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रही हैं। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया। एक सवाल में हमने आपसे 4 से 5 सवाल आपको याद कराने की कोशिश की। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने शहर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये तो इटली है, वन इटली में किया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य पुलिस, इटली में किया है, ठीक है, यहां ध्यान देंगे, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? तो बिहार ने किया है सर्विस पोर्टल लॉन्च। सर्विस पोर्टल लॉन्च करने का मतलब है कि आपको अगर किसी अपराधी की शिकायत करनी हो, आपको कोई गुप्त सूचना देनी हो, और आप ये रखें कि मेरी पहचान निजी रखी जाए, आपको जो एफआईआर है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज करानी हो, पुरानी एफआईआर का डॉक्यूमेंट लेना हो, ये सारी बातें ऑनलाइन की जाएंगी। और राज्य जो बिहार की पुलिस है उसने ये किया है, सिटीजन सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया है। बिहार पीएससी के लिए बात खास हो जाती है, वो आपसे पूछ सकता है। और अभी ये बात भी खबरों में चल रही थी ना दोस्तों, कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने ई वोटिंग को अपने यहां अनुमति दी है, ई वोटिंग को अपने यहां अनुमति दी है। ठीक है, चलिए चलिए 10वां सवाल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मेघनाद देसाई का निधन जो हुआ है वो कौन थे? तो मेघनाद देसाई एक अर्थशास्त्री थे। कल पीएम साहब ने जो अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात कही कि जो मेघनाद देसाई हैं उनका जन्म हुआ था गुजरात में, गुजरात मूल के थे, और बाहर फिर वो चले गए ब्रिटेन में, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ब्रिटेन का, जो उच्च सदन है, उसके भी वो सदस्य रहे। और वहां जाकर उन्होंने कई बार वहां की सरकारों की निंदा भी की। सरकारों की निंदा में उन्होंने कहा कि ये अश्वेत को लेकर, व्हाइट एंड ब्लैक का बड़ा मुद्दा है, और नस्लवादी सरकार नीतियां कई बार सरकार बना रही हैं, तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया था अपने पद से। तो ये बात हो गई कि ये एक अर्थशास्त्री हैं, आप ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें एग्जाम में ऐसे ही क्लिक कर जाती हैं। चलिए, तो यहां तक आज के हमारे 10 सवाल कंप्लीट हुए, और आज हम इसको यहीं रोकते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए नमस्कार।